वेलकम टू किताब राइटिंग पब्लिकेशन। आज हमारे साथ हैं साधना मैम। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू मैम कि आपकी किताब हमारे साथ पब्लिश हो चुकी है और लाइव है अमेजोन और भी बहुत सारे एप्स पे। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। एक लेखक के लिए एक किताब उसके बच्चे के जैसे ही होती है। बिल्कुल। तो जब भी कोई नई बुक आती है उसके साथ में एक अलग तरह का लगाव होता है। तो थैंक यू। अच्छा लगता है। आपकी। आपके साथ जुड़ करके भी अच्छा लगा। और आपके साथ आपके पब्लिकेशन से ये मेरी तीसरी किताब है। एकल किताब ये तीसरी है। और एक हमारा साझा संकलन भी आया अभी जी। हाल ही में। वो भी आपके ही पब्लिकेशन का था। तो अच्छा लग रहा है। ग्रेट मैम। मैम आपकी किताब ये वादा रहा के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए कि उन्हें क्या कुछ इस किताब में जानने को मिलेगा। हाँ, एक्चुअली बेटा ये वादा रहा। एक लघु कथा। जी। इसमें लघु कथाएं हैं और हमने 51 लघु कथाएं इसमें दी हैं। तो लघु कथा का जो एक मुख्य जो उद्देश्य होता है, तो ये इसमें क्या है, इसमें सामाजिक विसंगतियां होती हैं। तो ये हर पाठक को सामाजिक सरोकारों से जोड़ती है। और हर कथा आपको एक नया संदेश दे करके जाती है। इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि पढ़ करके बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं और उनसे कभी कभी बदलाव भी होता है। बिल्कुल। और विसंगतियां जहां भी होती हैं वो वहां पर सामाजिक बदलाव की दरकार होती है। जी। और मेरा लघु कथाएं लिखने का उद्देश्य भी यही था कि आजकल लंबी लंबी कहानियां पढ़ने के लिए लोगों के पास समय नहीं होता है। बिल्कुल। तो इससे अच्छा है कम शब्दों में बड़ी बात कहना ही लघु कथा का मेन उद्देश्य होता है। मैम लघु कथाएं लिखना अपने आप में एक कला है, क्योंकि हम बात तो बहुत करते हैं लेकिन उस बात को एक छोटे से मतलब जितनी कम शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कला आपने कैसे सीखी और किस तरह से आप मतलब इतनी सारी कविताएं नहीं, इतनी सारी लघु कथाएं लिख पाई? हाँ, ये देखिए बेटा, होता क्या है कि कोई भी फील्ड हो, उस कहीं भी रातों रात सफलता नहीं मिलती है। बिल्कुल। उसके पीछे हमारी मेहनत, हमारी लगन, जी। ये सब जुड़ा होता है। तो लघु कथाओं का एक अच्छा सा सिलसिला है हमारा कि वैसे तो मुख्यतः मैं कविताएं ही लिखती हूँ। और मेरी जितनी बुक्स आई हैं उनमें से एक कहानी की है और एक लघु कथाओं की है और बाकी सारी कविताओं की ही है। जी। तो इसका भी एक मजेदार किस्सा है कि मैं एक गुजरात का साहित्यिक समूह है, राग और संगीत। उसमें कविताएं लिखना और ये प्रतियोगिताएं होना, तो उससे मैं जुड़ी हुई थी। वो एक राष्ट्रीय समूह था। जुड़ने का उद्देश्य सीखना ही था, क्योंकि जब हम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनको पढ़ते हैं, तब नए शब्द भी आते हैं, नए विचार भी आते हैं और नई विधाएं भी सीखते हैं। बिल्कुल मैम। तो एक इंदौर का, मध्य प्रदेश का एक लघु कथा दर्पण करके एक ग्रुप है। और उन दोनों लोगों में लघु कथा लेखन प्रतियोगिता हुई। जी। तो ये राग और शब्द समूह जो था, उधर से हमको नामित किया गया। क्यों, मैं वैचारिक कविताएं लिखती थी तो उन्हें ये लगा कि ये लघु कथा लिख सकते हैं। और जब नामित किया गया, मैंने मात्र 4 लाइन की लघु कथा लिख करके ये सोच के भेजी कि मुझे तो इसके बारे में कुछ नियम नहीं पता, फिर भी अगर है तो हम इसको करेंगे जरूर। और मेरी वो लघु कथा लोगों ने बहुत पसंद की। और प्रतियोगिता में मुझे द्वितीय स्थान भी मिला। अमेजिंग मैम। और इस तरह में लघु कथा दर्पण, जो लघु कथा दर्पण साहित्य मंच है मध्य प्रदेश का, ये भी राष्ट्रीय मंच है। फिर मैं इससे जुड़ी और इसमें जुड़ करके मैंने पहले पढ़ना सीखा। पढ़ने के बाद फिर उसके नियम जाने। नियम जानने के बाद फिर जो वहां के जो लघु कथाकार थे,
वो हाँ। हमसे जुड़े, और जुड़ने के बाद फिर हमने उनसे बारीकियां सीखी और तब लिखना शुरू किया। हमें। और ये पुस्तक प्रकाशन में वहीं के इंदौर के ही भुवनेश दसोत्तर जी हैं, जिन्होंने इसकी भूमिका भी लिखी है। उन्होंने मेरा लेखन में बहुत सहयोग किया। उन्होंने हमें, मतलब कहते हैं ना, अपनी गलतियां अगर इंसान को स्वीकार करना आ जाए तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। उन्होंने हमारी गलतियों में इंगित किया कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे करिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखने में लघु कथा बहुत छोटी लगती है, और ये लगता है ना कि ये 4 लाइन लिखने में क्या कितना टाइम लगेगा। लेकिन सच्चाई ये होती है कि अगर आप नियम के अनुसार लिखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं करनी होती हैं। और खासकर उसका जो एक मुख्य चीज होती है कि उसमें आपका लेखकीय प्रवेश नहीं होना चाहिए। वो लेखकीय प्रवेश कहीं नहीं मान्य होता उसमें। काल दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसी समय एज इट इज किसी भी शीर्षक पर, किसी भी शब्द पर लिखी जाती है। जी। तो ये सारी चीजें मैंने वहां से सीखा, इसके बाद देखा। अमेजिंग मैम। मैम हमारे जो भी बडिंग राइटर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से वो लघु कथाएं लिखना सीख सकते हैं? हाँ देखिए बेटा, लेखन में जो भी पाठक हैं या जो भी लेखन क्षेत्र में आना चाहेंगे, तो सबसे पहले मैं उनसे यही बोलती हूँ कि पहले देखिए बेटा, कोई भी, चाहे बिजनेस हो चाहे सर्विस हो या आपका लेखन हो, जी। ये 2-3 जो भी ये फील्ड है, अगर आप कहीं भी कदम रखना चाहते हैं तो मैं सबसे ये बात कहूंगी कि 3 चीजें हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहली बात है पेशेंस। बिल्कुल। आपको पेशेंस रखना है, जी। और फिर उसके बाद फिर आपको आपको धीरे धीरे सीखना है, और सीखने के बाद ही उसमें आपको आगे कदम बढ़ाना है। और बिल्कुल। उसमें जब आप कदम बढ़ाएंगे तो आलोचना समालोचना सब कुछ सुनने सहने की शक्ति भी होनी चाहिए। जी। आप अगर जरा जरा सा घबरा करके फिर कदम से हट हट जाए तो आगे नहीं बढ़ता है। और दूसरी चीज क्या है ना, विनम्रता बहुत होनी चाहिए। शब्दों की विनम्रता जहां पर है तो आपको सिखाने वाला सिखा भी देगा, बताने वाला बता भी देगा। बिल्कुल। हाँ। तो इसलिए वैसे भी कहते हैं कि अगर किसी का व्यक्तित्व जानना है तो उसको आप बोलने का मौका दीजिए। आप बता सकती हैं कि किस तरह से कोई भी बडिंग राइटर सीख सकता है कि लघु कथाएं लिखना, या कैसे अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, तो मैं वही बात कह रही थी ना कि लिखने के लिए आपको एक अच्छा पाठक होना पड़ेगा। जी। बिल्कुल। पहले हम जब भी कोई चीज लिखते हैं तो पहले उसके बारे में उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर लेखन के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। और जब आप उसको समझ करके लिखेंगे और आपके भाव अच्छे होंगे, लोग आपको समझ पाएंगे, तो एक रास्ता खुलेगा और आप फिर अच्छा लिख पाएंगे। बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच इस अमेजिंग गाइडेंस के लिए। मैम सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपकी लिखने की ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? किस चीज ने आपको प्रोत्साहित किया लिखने की तरफ, और कैसे आप इस फील्ड में आए? मेरा देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ, जी। और इससे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय में आने से पहले मैं महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ाती थी। और 1991 से मेरा लिखना स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो कोई व्यवस्थित लेखन नहीं था। छोटे बच्चों के साथ उनको पढ़ने के लिए और उसको रोचक बनाने के लिए खुद से ही छोटी छोटी कविताएं और कहानियां लिखना शुरू किया, और वो बच्चों को सुनाना, और बच्चों बच्चों को एक जॉयफुल लर्निंग के लिए मैंने अपना लेखन शुरू किया था। और वो आज भी चल रहा है, क्योंकि मैंने बाल कविताएं या बाल कहानियों की पुस्तकें नहीं निकाली हैं, लेकिन लिखी बहुत है। बच्चों को जो भी अच्छा लगता है मैं तुरंत लिख करके या ऐसे करके उनको पढ़ाने में यूज करती थी। फिर धीरे धीरे करके ये लेखन आगे बढ़ा, और किसी भी कार्य के लिए
जब आप मल्टीटास्कर होते हो, खासकर लेडीज के लिए, जो लड़कियां हैं, हम जैसे लोग हैं, कि आपको घर भी देखना है, जॉब भी देखना है, परिवार समाज सब कुछ करके चलना है। तो इसके लिए क्या होता है, आपके परिवार का सहयोग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब तक आपका पारिवारिक सहयोग नहीं होता, तब तक हम किसी फील्ड में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लेखन तो मैंने 91 से शुरू किया था। व्यवस्थित नहीं था, सिर्फ बच्चों के लिए था, लिखती बड़ों के लिए भी थी, लेकिन बस यूं ही। फिर इसके लिए मेरे हस्बैंड ने ही मुझको प्रोत्साहित किया कि तुम अच्छा लिखती हो, तुम लेखक बन सकती हो। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके उनका सहयोग रहा। फिर मैं आगे बढ़ी। फिर जब बेटी बड़ी हुई, तो वो भी एक बहुत अच्छी पाठक है, बुक, उसको हम बुक लवर कह सकते हैं, इतने इतना अच्छा उसका ये है इसमें। तो अब ऐसा हो गया है कि किताब का टाइटल जब हम चूज करते हैं, तो हम उससे डिस्कस कर लेते हैं। बुक का कवर अगर हम चूज करते हैं, तो भी उससे डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कि मेरी दो किताबें हैं, एक चिर प्रतीक्षा और एक यादों के दरख्त। जी। इन दोनों के कवर मेरी बेटी ने डिजाइन किए थे। जी। तो एक तरफ परिवार का सहयोग रहा, और साहित्यकारों का हमें साथ मिला, जिनसे हमने सीखा। और इस तरह ये जर्नी हमारी 91 से शुरू होकर के जो शुरू हुई, वो व्यवस्थित लेखन पे आ पाई 2013 में। मुझे आज भी याद है, 2013 में पहली बार हिंदुस्तान समाचार पत्र में मेरी कविता प्रकाशित हुई थी। वहां से ही मेरी व्यवस्थित लेखन की जर्नी शुरू हुई। ओके मैम। तो इसमें यही है कि परिवार और साहित्यकार दोनों लोगों का पूरा सहयोग है। जी बिल्कुल मैम। मैम जैसे आपने बताया कि आप केंद्रीय विद्यालय में एक टीचर हैं, तो मैम जिस तरीके से आपने बताया कि आप बच्चों के लिए कुछ कहानियां बना करके, उसी तरह से आपकी लेखन की शुरुआत हुई थी कि आप बच्चों को कहानियां बना करके, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई, मतलब इजी लगे उनको, वो आराम से समझ पाए। तो मैम आपको क्या लगता है कि आज के वर्ल्ड में सारे टीचर्स इतने हार्ड वर्किंग होते हैं, वो ढूंढते हैं नए नए तरीके बच्चों को पढ़ाने के ताकि वो सच में समझे, या फिर कहीं कोई कमी रह रही है? बच्चों को पढ़ाने के अपने अपने तरीके होते हैं। जी और फर्क ये होता है कि छोटे बच्चों को पढ़ाना और बड़े बच्चों को पढ़ाना, दोनों में फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके में ये जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको डायरेक्ट टॉपिक पे ले जाना ठीक नहीं होता है। हाँ जी। उनको अगर आप कुछ थोड़ा सा मेंटल वार्म अप कर देते हैं, कोई छोटी सी कविता, छोटी सी कहानी, या कोई ऐसा गेम जो उनको 2 मिनट 2 सेकंड में थोड़ा सा उनको वार्म अप कर दे, हम्म। और इसके बाद फिर जो उनको पढ़ने में इंटरेस्ट जागृत होता है। तो जो जॉयफुल लर्निंग है, जो हमारा आजकल नई शिक्षा नीति में भी यही है जी। कि हमें बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को समझाना है। तो हाँ उसके लिए ये जितने भी प्ले वे मेथड में आते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। और यही होता है बड़े बच्चों के लिए भी, जो बड़े बच्चों को बहुत बड़े बड़े से वो नियम और सूत्र और ये सब जो जी। याद करने होते हैं, ये होते हैं। तो अगर कोई भी शिक्षक है और वो उसको आसान तरीके से अगर वो बताता है, तो वो उसे याद भी होता है, और वो उनकी जो शिक्षण पद्धति है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। बिल्कुल। और इसके लिए देखिए, एक चाक डस्टर मूवी आई थी, बड़े बच्चों को मैथ कितना इजी वे में पढ़ा दिया गया उसमें। तो ये शिक्षण का एक बहुत अच्छा तरीका है। डायरेक्ट आप सिलेबस पे जाकर के डायरेक्ट लेसन शुरू करने से फिर वो पैसिव लर्निंग होती है, उसमें वो चीज नहीं आ पाती है। बिल्कुल। इसलिए कोई भी टीचर हो, उसको बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके आगे बढ़ने में ज्यादा सफलता मिलती जी। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस like kind of a guidance. So thank you so much for this मैम। मैम सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत आज तक क्या रहा है, या कौन थे या हैं?
बेटा, अगर हम प्रेरणा स्रोत की बात करते हैं तो कहते हैं परिवर्तन घर से शुरू होता है। बिल्कुल। और मेरी लाइफ की मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी माँ ही है। जी। मेरी मदर भी टीचर थी। हम्म। और उस समय जब लड़कियों को बहुत शिक्षित नहीं किया जाता था और उन्हें नौकरी में आना तो बहुत बड़ी बात होती थी। उस समय मेरी माँ ने जितने भी ऑब्स्टिकल थे उनको पार करते हुए और उन्होंने संस्कृत से एमए किया था। जी। और वो मतलब सर्विस करते करते ही उन्होंने पढ़ाई भी की। जब मेरी माँ मुझे बताती थी कि जब उनकी शादी हुई थी तब वो केवल क्लास 10th पास किया था उन्होंने। और इसके बाद बच्चों को पालते हुए और उस सामाजिक परिस्थितियों में, जबकि लोग पसंद नहीं करते थे औरतों का बाहर निकलना, ज्यादा पढ़ना, उन परिस्थितियों को उन्होंने पूरा पार करते हुए अपनी लाइफ में उन्होंने इतना गोल अचीव किया था। तो हम तीनों भाई बहनों का जो उन्होंने ख्याल रखा, मैं तो हम 3 भाई बहन हैं, तो उसमें से और उनके रास्ते पर चल करके हम तीनों आज बहुत सफल हैं। जी। सबने अपना सब अपने अपना अपना सब अपना एक अच्छा स्थान बना के रखा है। मैं केंद्रीय विद्यालय में हूँ। मेरी मुझसे छोटी मेरी बहन है, वो गवर्नमेंट डॉक्टर है। और फिर इसके बाद मेरा भाई है, वो भी टीचर है, वो स्टेट स्कूल में टीचर है। तो और ये सब मेरी माँ का रास्ता दिखाया हुआ था। तो हमेशा यही होता है ना, बदलाव घर से होता है। हम्म। तो सबसे बड़ी चीज ये कि जो उन्होंने सिखाया कि आप अपना कर्म करिए, बाकी जो परिणाम आना है वो आएगा, बस आप अपना 100% दीजिए। बिल्कुल। जी। मैम, जैसे आपने बताया अपनी इस जर्नी के बारे में, और आपने किस तरह से सीखा, क्या आपकी प्रेरणा स्रोत रही हैं। तो मैम, आप ये बताइए कि क्या आप आध्यात्म में भी मानती हैं, या फिर मतलब क्या किसी समय आपकी लाइफ में आध्यात्म ने कोई रोल प्ले किया है कि आपको लगता हो कि हाँ, एक जरिया है जिससे आप खुद को और ज्यादा मजबूत बना पाती है हार्ड टाइम्स में। बेटा, आध्यात्मिक वातावरण हमें बचपन से मिला। जी। जैसा मैंने बताया, मेरी माँ निराकार ब्रह्म की उपासक थी। तो हमारे यहाँ क्या था कि हम तीनों मतलब भाई बहन और मेरी मम्मी शाम को मेडिटेशन करना और एक प्रार्थना करना कि उसमें जो भी हमें मिला उसके लिए उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का शुक्रिया अदा करना, ये सारी चीजें हमने बचपन से सीखी। तो जो मेडिटेशन का जो पार्ट होता है वो आपको मेंटल स्ट्रांग बनाता है। बिल्कुल। तो आध्यात्म जो है ना, आध्यात्म हमारे जीवन का एक हिस्सा की तरह चला है। और जब हम ऐसी प्रेरणा पाते हैं जहां पर हम निराकार ब्रह्म से जुड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा आडंबर, बहुत ज्यादा दिखावा ये आपको प्रभावित नहीं करता। आप उस शक्ति से, जो ईश्वर है, जिसको हम ईश्वर मानते हैं, जो आप किसी भी रूप में ले लीजिए उसको, अब हर हर इंसान का मानने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप जब उसको सामने रख करके आप कोई कार्य करते हैं कि आप, कोई देखे ना देखे, वो देख रहा है। दुनिया वाले आपको आ, फल दे ना दे, वो जरूर देगा। और आप सही रास्ते पर चलते हो तो आप एक अच्छे इंसान के रूप में उभर कर आओगे। ये है आध्यात्म का इस सबसे बड़ा जो महत्व है, वो यही है। आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये अपने आप अंदर से ही आ जाता है। जी।
मैम जैसे आपने कहा कि आपकी लाइफ में मेडिटेशन का हमेशा से एक बहुत बड़ा रोल रहा है, तो क्या आप अपने स्टूडेंट्स को भी इसकी तरफ मतलब एक तरह से उनको सिखाती है, समझाती है कि हाँ आपको भी मेडिटेशन करनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ जो केंद्रीय विद्यालय में जो है, तो हमारे यहाँ मेडिटेशन का तो नहीं है, पर योग और आसन, जी। योगासन, ये हमारे यहाँ हमारी पाठचर्या में शामिल होते हैं। जी। तो मतलब स्कूल में प्रेयर में हम्म। प्रतिदिन बच्चों को कुछ ना कुछ उनको ध्यान केंद्रित करने के लिए, उनका उनको मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई योगा और आसन प्रतिदिन सिखाए जाते हैं। और इसके लिए एक अलग से टीचर भी होते हैं। हाँ जी। तो बच्चे बचपन से ही क्योंकि क्लास 1 से हमारे यहाँ शुरू होता है, क्लास 1 से क्लास 12 तक है, तो हम्म। वो मतलब क्लास 1 से ही वो इस चीज से जुड़ने लगते हैं। तो इससे क्या होता है ना, उनका उनका मानसिक एकाग्रता और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों सही रहता है। जी। तो ये तो हमारी दिनचर्या में शामिल है ही, और हमारे बच्चों में भी आ जाता है, ये है। मैम जैसे एज अ टीचर क्या आप अपने लेवल पे बच्चों को हमारी जो संस्कृति है, क्योंकि आज के लाइफ में आज के टाइम में हम सभी देखते हैं कि हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं, तो क्या आप इस तरीके की गाइडेंस अपने स्टूडेंट्स को देती हैं कि वो अपनी संस्कृति से जुड़े? हाँ, इसके लिए बताया, इसके लिए सबसे अच्छी जो चीजें हैं वो है पौराणिक कहानियां। जी बिल्कुल। जब हम जब हम उनको पौराणिक कहानियों के माध्यम से हम्म। किसी चीज को समझाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात उनके दिमाग में रहती है। और ये चीज अगर बचपन से बच्चों में डाली जाए हम्म। तो वो बहुत अच्छा है। और इसके लिए हम अपने केंद्रीय विद्यालय में एक बात बताते हैं बेटा, कि शनिवार के दिन हमारे यहाँ अ, किताबें नहीं पढ़ाई जाती हैं। अच्छा। उसको हम उसको हम फंडे के रूप में लेते हैं, ओके। जिसको हम आनंदवार बोलते हैं। हाँ। और उस दिन बच्चे किताबों से अलग सीखते हैं। ओके। वो उनकी अपनी क्रिएटिविटी उभर करके आती है, वो उनका जो अनुभव है वो उभर करके आता है। और इसी में हम कविताएं, कहानियां, सामान्य ज्ञान, ये सब चीज शामिल करते हैं। जी। तो सप्ताह में एक दिन हमने ऐसा रखा है कि जिसमें उनको नैतिक, सामाजिक, मौलिक बहुत सारी चीजें पता चलती है, और सब खेल खेल में। कहानियां हैं, नाटक हैं, और टॉय बेस्ड पेडागोजी है। हर चीज उस दिन हम लोग उसमें अच्छे से शामिल करते हैं, और इससे बच्चे अपनी बातें बहुत सही ढंग से शेयर करते हैं। वो समाज में क्या देखते हैं, वो घर में क्या देखते हैं, उनकी माँ ने कौन सी कहानी सुनाई, उनको दादी ने क्या बताया, सारी चीजें वो क्लास में शेयर करते हैं। तो आपस में ही वो शेयर करके सीख जाते हैं। हम्म। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर, कि जो शनिवार को छोटे बच्चों के लिए है, क्लास 1 से क्लास 5 तक के लिए। तो जी जो कहते हैं ना, नींव अच्छी बन जाए तो भवन शानदार अपने आप बनेगा। बिल्कुल। बिल्कुल मैम। मैम जैसे आपने बताया कि आप लोग सैटरडे को इस तरीके से मनाते हैं, तो मैम क्या आप इसमें जैसे मैं आज ही कुछ वीडियोस देख रही थी यूट्यूब पे, तो मेरे माइंड में एक ऐसी चल रहा था वही, तो आपने ये बोला तो मुझे लगा कि मुझे आपको सजेशन भी देना चाहिए। जैसे हमारे हमारी संस्कृति में पहले होता था, शास्त्रार्थ होते थे बहुत सारे, हाँ है ना, डिबेट होती हाँ थी, शास्त्रार्थ होते थे, जो कि कहीं ना कहीं आपकी मतलब जैसे आजकल डिबेट अगर बोलो तो वो सिंपल बहुत ऐसी टॉपिक्स पे हो जाती है कि सोशल मीडिया या ये या वो, लेकिन वो ऐसा हाँ शास्त्रार्थ जो रियल में आप बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा हो, तो ऐसा भी कुछ करवाया जा सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हम लोग देखिए, डिबेट और एक्सटेम्पररी स्पीच, जी जी। ये दो चीजें हम लोग गेम के रूप में कराते हैं। हम्म। कि जैसे आसपास का कुछ भी हमने देखा हाँ। उसमें, है ना, तो उस टॉपिक को छोटी छोटी चिट में डाल करके और बच्चे अपने आप निकालेंगे, और कुछ भी अपने अपने आप बताएंगे वो करके।
फिर इसके बाद जब सारा हो गया, इसके बाद फिर टीचर उसमें अपना रिमार्क देगा कि इस हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम वैसा भी कर सकते हैं, वो करके। और डिबेट में भी ऐसा होता है, छोटी छोटी सी सामाजिक चीजें होती हैं हम्म। कि मतलब ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही दो बच्चों को खड़ा कर दिया, वो अपने आप ऐसे करके बता बता देते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें बच्चों की जो वैचारिक व्यक्ति है जी। वो खुल करके सामने आती है, जी। और इससे वो बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं। और ये दोनों चीजें बच्चों के मानसिक विकास के लिए, वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए बहुत अच्छी हैं। जी। अमेजिंग मैम, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि कुछ अलग, कुछ ऐसा भी हो रहा है, या मे भी पहले से हो रहा हो, बट हमें तो नॉलेज नहीं थी। तो ये बहुत यूनिक चीज लगी मुझे, और काफी अच्छी चीज लगी कि इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है बच्चों के लिए। सो कॉन्ग्रेट्स फॉर दैट। एंड मैम, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी फील्ड से रिलेटेड तो ऑलरेडी पूछ लिए हैं बट अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी किताब में, आपकी किताब का जो ये नाम है, ये वादा रहा, ये नाम आपने कैसे सोचा? बेटा ये एक कथा है। जी। जी। ये वादा रहा, हाँ। ये एक कथा है। और कथा तो मैं पूरी नहीं बताऊंगी, क्योंकि पाठकों को फिर पढ़ने में क्या क्या रह बिल्कुल। जाएगा, है ना। तो उस कथा की जो एक थीम है वो ये है कि हम बिना सोचे समझे किसी की लाइफ में कमेंट करने लगते हैं, हाँ जी। और निगेटिव कमेंट करते हैं। और बिल्कुल। हम ये नहीं सोचते हैं कि आखिर ये कदम उस व्यक्ति ने क्यों उठाया। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो जो कथा है, वो उसमें जो उसकी नायिका है, उसने अपने वादे को निभाने के लिए ये कदम उठाया था। इसलिए मैंने उसका कथा का नाम रखा था ये वादा रहा। जी। जी। हाँ। तो आपकी कुछ लघु कथाएं मैंने भी पढ़ी थी, और उनसे ही रिलेटेड मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न आए जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सबसे पहला तो ये कि जैसे हमारे समाज में आज काफी इम्प्रूवमेंट हो चुका है, काफी कुछ हम हाँ। मतलब एक हाँ। ओपन माइंडेड वाला चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई विमेन डिवोर्सी है या फिर कोई विडो है, तो स्टिल उसको उसी नजर से देखा जाता है कि हाँ, इसको फिर कोई हक नहीं है कि वो दूसरी लाइफ लाइक स्टार्ट करे, और अगर कर रही है तो उस पे यू नो तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये थिंकिंग अब तक क्यों है, और कैसे इसको हम अपने समाज से निकाल सकते हैं, इस सोच को? नहीं बेटा, जहां तक बात ये सामाजिक ढांचे की है, तो धीरे धीरे बदलाव आया है, सैकड़ों वर्ष लग गए हैं इस चीज इस चीज को बदलते बदलते, कि सती प्रथा से लेकर के और विधवा विवाह तक पहुंचते पहुंचते हमको सैकड़ों साल लग गया है। और हम्म। ये सब हुआ कैसे? शिक्षा से। जी। जब जब लोग शिक्षित हुए, उन्हें समझ में आया कि जिंदगी को इस तरह भी जिया जा सकता है। हम अपनी जिंदगी दूसरी, कहते हैं ना, जिंदगी की दूसरी पारी भी शुरू कर सकते हैं। जी। और इसको जब तक हम बृहद तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक बदलाव संभव नहीं है। पर अब धीरे धीरे हमें समाज में दिखने लगा है। लेकिन अगर कोई सकारात्मक बदलाव होता है, तो हमें इसे खुले हृदय से स्वीकार करना चाहिए, जी। जी। और इस पर हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए इस चीज को। लेकिन वही बात है कि जो चीजें पीछे से चली आ रही हैं, कुछ विश्वास होते हैं, कुछ रूढ़ियां होती हैं। तो जो रूढ़िवादी प्रथाएं चली आ रही हैं, प्रथाएं वे अब ये थोड़ी टूट रही हैं, लेकिन अभी भी समय लगे। तो उसमें यही है कि अगर हमें समाज में कहीं ऐसा कुछ होता है, कुछ हम्म। दिखता है, तो हमें सकारात्मक सोच के साथ उसे प्रोत्साहित करें। बिल्कुल। तब तभी ये बदलाव आएगा। और मेरी कथाओं में है, विधवा विवाह भी दिया है मैंने। जी। हाँ, उसमें दिया है कई सारी, मैंने लिखा ना, सामाजिक विसंगतियां ही होती हैं बिल्कुल। जो इस तरह का की कलम उठाने पर मजबूर करती है। जी। वही हुआ है। तो हम सबको इसके लिए आगे कदम बढ़ाना होगा, तभी ये हो सकता है। जी मैम। सो मैम, अब आप हमें बताइए कि आप राइटिंग के अलावा अपने फ्री टाइम में और क्या करना पसंद करती हैं?
मेरा राइटिंग के अलावा, देखिए, पढ़ना लिखना तो मेरा शौक है ही। जी। बुक्स भी मैं बहुत पढ़ती हूँ। और इसके बाद बागवानी, कढ़ाई बुनाई, ओके। और इंटीरियर डेकोरेशन, अमेजिंग। ये सारी सारे जितनी भी चीजें हैं ना, सारी मेरे शौक में शामिल है। जी। तो जब मुझे इससे समय मिलता है, या कभी ये होता है कि चलो आज ये नहीं करेंगे, आज हम ये करेंगे, तो फिर उसमें फिर हम यही करते हैं, कढ़ाई बुनाई, और ये इंटीरियर डेकोरेशन है घर का, या फिर बागवानी का काम है, वो सब है ये करके। अभी देखिए, मैं आपको एक चीज दिखा रही हूँ, अभी मैंने इसको बनाया है। ये ये अमेजिंग। फ्लावर पॉट है। हाँ। हाँ, ये क्रोशिए के बने हुए, वाह। ये फ्लावर पॉट, ये मैंने अभी ये बनाए हैं। इट्स सो तो प्रिटी। बस, वाह। तो जो जब जब समय मिलता है तो फिर ये सब करती हूँ मैं। जी। ग्रेट मैम। तो मैम जैसे आप एक लाइक आप फैमिली को भी संभाल रहे हो, प्लस आप एक हाँ, वर्किंग वुमन भी हैं, एंड देन उसमें आप अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप साथ में कैसे मैनेज कर पाते हैं? हाँ, इसके लिए वही पहली बात तो ये बेटा कि मैंने पहले बोला कि परिवार का सहयोग। जी। जब सब लोग अपना अपना काम खुद से कर लेते हैं तो थोड़ा सा समय वो बच जाता है। बिल्कुल। दूसरा हो जाता है टाइम मैनेजमेंट, किस समय कौन सा काम करना है, तो वो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। और जो तीसरी बात है कि अगर आपके अंदर शौक काफी है, और आप कुछ अलग भी करना चाहते हो, तो फिर थोड़ा मल्टीटास्कर भी होना पड़ता है। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है एक साथ दो काम भी करते हैं, तो वो वही है, टाइम मैनेजमेंट, मल्टीटास्कर होना और परिवार का सहयोग। ये तीनों चीजें मिला करके ही हम इतना कर पाते हैं। जी। अमेजिंग मैम। ग्रेट। तो मैम ये बताइए कि आपकी लाइफ के अब तक के 3 बिगेस्ट लाइफ लेसन्स कौन से रहे? आ, ऐसे तो मुझे लगता है कि बिगेस्ट को छोड़ दीजिए। तो अगर हम छोटी छोटी चीजों को भी अगर आनंद के साथ मनाते हैं तो वो भी बिगेस्ट हो जाते हैं। हाँ और बिल्कुल। और देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अगर तीन चीजें हमसे पूछी जाए कि आपको सबसे अच्छा क्या हुआ, तो उसमें पहली बात तो ये है कि जब मैं जहाँ विद्यालय में जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, और अगर हमारे बच्चे बहुत अच्छा अचीव करते हैं, तो टीचर के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होती। तो सबसे पहला तो मैं यही कहती हूँ कि मैं 30 साल हो गए मुझे केवी में, और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज बहुत अच्छी अच्छी जगह पर अपने अपने जिंदगी में सफल हो रहे हैं। तो मुझे उनकी जब वो कॉल करते हैं, बताते हैं, तो सबसे चीज तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और एक लेखक और कवयित्री के रूप में, जहां तक मुझे लगता है, जो फीडबैक मिलता है कि पाठकों को मेरा लेखन पसंद आ रहा है, ये एक राइटर के रूप में अपने आप में बहुत खुशी देता है। क्योंकि जो लेखन है मेरा स्वांतः सुखाय है। और मुझे ये लगता है, अगर मेरी एक रचना, मेरा एक विचार, मेरी एक कथा अगर किसी की लाइफ में प्रभाव डाल सकता है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट। अमेजिंग। और तीसरी जो बहुत बड़ी चीज होती है, हम्म। वो एक माँ के रूप में, मेरी एक ही बेटी है, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो जब बच्चे पढ़ लिख करके अच्छी फील्ड में निकल जाते हैं, तो उससे माँ को उससे बढ़ करके खुशी कुछ नहीं होती है। तो मेरे लिए तीनों चीजें बहुत बिग असेट के रूप में है। बिल्कुल। जी। अमेजिंग मैम। सो मैम हमारी जो आज की जनरेशन है उनको आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो अपने पैशन को पहले तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर कैसे उसे फॉलो करें? बेटा, आज क्या
जो जनरेशन है उसमें क्या होता है, वो सबसे पहले तो ये है कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। बिल्कुल। कई बार मैंने ये देखा है, बच्चे ये सोचते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं और हम ये भी कर सकते हैं, और हाँ। इसके बाद बीच में वो छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बात मैंने पहले बताई थी जी कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और धैर्य रखिए, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। आप लड़खड़ाएंगे, आप गिरेंगे, तब आप चलेंगे और फिर एक दिन आप दौड़ेंगे। तो जी। सबसे बड़ी चीज है यही है कि आपका जो गोल है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप धैर्य के साथ सारी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़िए। आप एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो जी। थोड़ा सा बच्चों के अंदर इस चीज का मैंने देखा है, पेशेंस थोड़ा सा लैक है, हाँ हाँ। बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। जी। वही है। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सही हैं या जो हम कर रहे हैं वो सही है। कई बिल्कुल। बार ऐसा होता है, हम कर रहे होते हैं, हम सही समझ करके कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ कमियां रह जाती हैं जो हमें आगे बढ़ने में रोक देती हैं। तो हमें अगर कोई सलाह दे रहा है, नेक सलाह दे रहा है, तो उसको पहले ध्यान से सुनना है, समझना है, फिर अपनी बात रखनी है, इसके बाद आगे बढ़िए। जी। रास्ता अपने आप खुल जाएगा। ग्रेट मैम। हाँ। मैम जैसे आपने कहा कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करना, पर आज के टाइम में सबसे मुश्किल जो मुझे लगता है वो यही है कि अपने लक्ष्य को समझना कि वो लक्ष्य है क्या। और हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं इसी एक तरीके से डायलेमा में है कि वो किस को अपना लक्ष्य बनाए, किस फील्ड में जाए। और जैसे होता है कि फील्ड की नॉलेज भी बहुत कम, मतलब अब तो चलो काफी सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू इस तरीके की प्रोग्राम्स लाए गए हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा न्यू फील्ड्स के बारे में पता चले। बट जो बच्चे लाइक अभी भी उसी डायलेमा में हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकाल के समझ सकते हैं कि उनका असल में लक्ष्य क्या है। हाँ, तो उसके लिए बेटा देखिए ऐसा है कि जब कई चीजें हमारे सामने होती हैं, तो सबसे पहले हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है। हम्म। कई बार ऐसा होता है कि जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है, उधर न जा करके देखा देखी में दूसरे के कहने पर जी। वो दूसरी तरफ कदम बढ़ा लेते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आप अपने इंटरेस्ट को देखें कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, आप किस चीज को ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है और आपके पेरेंट्स इस योग्य हैं कि वो आपको समझा सकते हैं, तो आप उनकी बातें भी सुनिए, समझिए, अपनी बातें, अपनी समझ अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, अपनी जो भी ये उलझने हैं उनके बारे में बात करिए। कहते हैं ना, बात करने से रास्ता निकलता है। जी। तो आप अपनी बात अगर बताएंगे, अपने इंटरेस्ट को बताएंगे, तो निश्चित तौर से आपके माता पिता, आपके शिक्षक आपको सही रास्ता जरूर बताएंगे। बिल्कुल मैम। और किसी की देखा देखी में तो बिल्कुल मत करिए, हाँ हाँ। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो जो वो कर सकता है वो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। उसका फील्ड अलग हो सकता है, आपका फील्ड अलग है, जी। वो चीज बट रहती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है बात करना। आप जिसको उचित समझते हो कि हम वहां पे बात करते हैं तो हमें वहां से रास्ता निकल सकता है, तो अपने मन की उलझनों को एकदम खुले तरीके से रखिए। जी। तब आपको समझ आएगा कि आपको करना क्या है। और मैम मैं जैसे आपने भी कहा कि हाँ आप टीचर्स से, पेरेंट्स से, सबसे गाइडेंस लीजिए। बट मैम काफी बार ये हो जाता है बच्चे के साथ में कि जो टीचर्स हैं, जो जो पेरेंट्स हैं, वो सभी भी कुछ ही फील्ड्स जानते हैं। लाइक मोस्टली क्या होता है कि अगर आपने साइंस ली हुई है तो आप फिर वही नीट या आईआईटी जैम या ऐसे करो, या फिर तो हाँ। मतलब एक कुछ फिक्स्ड हो गई है कि हाँ यही चीजें पेरेंट्स को भी पता है। तो अगर आप उनसे लेने जा रहे हो सजेशन, तो भी सजेशन में वही आने वाला है। एंड देन मोस्टली टीचर्स भी आपको उसी तरफ प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि एक तरह से वो फील्ड्स काफी नोबल है। तो दे आर ऑल्सो राइट इन देयर प्लेस। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं बच्चा उससे भटक भी सकता है। हाँ, होता है ऐसा। आ,
इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जब मैं जिस फील्ड में हूँ वहां तो मुझे ये सारी चीजें मुझे मेरे सामने आती हैं। जी। एक एक बच्चा था, हम्म। तो वो उसका बचपन से ही मैंने उसको देखा था, और उसका ड्राइंग में बहुत अच्छा था वो। हम्म। बट जब वो उसने 12th पास किया, तब वो मेरे पास आया और बोला, मैम मेरी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं, जी। पर मेरा मन तो ड्राइंग में ही लगता है, फिर मैं क्या करूं। तो मैंने उसको बोला कि आप अपने पेरेंट्स से बात करो, इसके बाद फिर बताना आगे। तो फिर उसने पेरेंट्स से बात करी, तो वो बोला नहीं, वो पापा तो बोल रहे हैं नहीं तुमको, तो मतलब एक गवर्नमेंट जॉब और फिक्स वो इस तरह कर करके। हम्म। फिर इसके बाद मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, हम्म। मैंने उनको समझाया कि ऐसा है कि आजकल बहुत सारी दूसरी फील्ड्स खुल गई हैं, अगर बच्चे का आपका एक आर्टिस्ट बनने का मन, जी। तो आप उसको फोर्स मत करिए, वो उसी क्षेत्र में अच्छा करेगा। बिल्कुल। और फिर इसके बाद हमने उनको ये बताया कि इसको फाइन आर्ट में ग्रेजुएशन करने दीजिए। तो हाँ। थोड़ा दिन उनका सोच विचार ऐसे करके चला, और इसके बाद मतलब आखिर में उनके पापा ने मेरा सुझाव माना, जी। और उस बच्चे ने फाइन आर्ट से ग्रेजुएशन किया, और हम्म। आज वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की एक सेटल्ड लाइफ हो। हाँ आप जी। लेकिन यही है कि हमने बोला आप अपने पैशन को पहले पहचानिए, जी। आप आपका पैशन क्या है, इसके बाद फिर आपको कन्विंस करना है। और बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अगर नहीं मानते हैं, तो फिर कई बार बच्चों को मनमानी भी करनी पड़ जाती है कि नहीं हम यही करेंगे, हाँ। ऐसा भी होता है। लेकिन फिर ये होता है ना कि उनको फिर करके दिखाना भी चाहिए कि नहीं, अगर हमें ये करना है तो करना है, तभी आगे बढ़ते हैं। और नहीं तो एक कहावत हमारे हमारे देश के लिए एक कहावत प्रसिद्ध हो गई है कि इंडिया में पहले बच्चे बीटेक करते हैं, इसके बाद सोचते हैं हमें करना क्या है। ये हमारे बिल्कुल। देश की एक कहावत बन गई है जी। कि बच्चे लोग डिग्री ले लेते हैं, इसके बाद फिर दूसरी फील्ड में जाते हैं। तो ये नहीं करना है, पहले से फील्ड चुन लो, वो जी। ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी। ओके। सो मैम, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि क्या आपके पास कोई मैसेज है हमारी ऑडियंस के लिए, लाइक आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ, जी। देखिए जब आपको जो आपको करना है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये छोड़ना होगा कि लोग क्या कहेंगे। आप अपना काम करिए, जी। लोगों को जो कहना है वो तो कहेंगे ही कहेंगे। क्योंकि होता क्या है कि एक कहते हैं कि चढ़ते सूर्य को सलाम, सब सलाम करते हैं, लेकिन आप जब कुछ नया करने जाते हो, तो सबसे पहले बाधा आपके घर से ही शुरू होती है। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि घर में आपका काम सबको पसंद आए, लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको करना है, तो आप सही रास्ता चुन करके और सही ढंग से आगे बढ़िए। पहले तो आपको ये करना होगा, क्योंकि जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि हम ये करेंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा, तो जब आप पहले से ही नकारात्मकता लेकर के चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें, और जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है, अगर आप एक आध बार असफल होते हैं, तो आप उससे घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, फिर से प्रयास करें। जो कमियां रह गई, जो छूट गया, उसको फिर से पकड़ने की कोशिश करें, और इस तरह आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे। और अंत में मैं अपने पाठकों से जो कहना चाहूंगी, वो मेरी अपनी पुस्तकों के बारे में मैं बताऊंगी बिल्कुल। कि अभी तक मेरी 6 पुस्तकें आई। जी।
तो मैं अपने पाठकों को इस तरह से संदेश दूंगी कि काव्य सुरभि से बोलती खामोशियां, जी। चिर प्रतीक्षा में खड़े हैं यादों के दरख्त, भावों की कस्तूरी आपको भाएगी जरूर, ये मेरा वादा रहा। और आप पढ़ें और इसके बाद अगर हमसे साझा करेंगे कि मेरे विचार, मेरा लेखन आपको कैसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अमेजिंग मैम। जी, बिल्कुल। सो मैम, आपका एक्सपीरियंस किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ कैसा रहा, और क्या आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है जिससे हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं? मेरा किताब राइटिंग के साथ मेरा जो सफर है वो अच्छा रहा। और जैसा मैंने बताया कि ये तीसरी पुस्तक है मेरी वहां से, जी जी। और चौथी भी रजिस्टर्ड है, मैं लिख रही हूँ। मैंने बोला था अभी समर वेकेशन होगा हमारा, तो हम समर वेकेशन में उसके लिए सारा कार्य करेंगे। और आप लोग अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे, ये हमें विश्वास है। बस वही जो मैं सबके लिए बोलती हूँ, धैर्य रखें। और सब जो जो लोग आपसे जैसे कुछ सजेशन देते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ बताते हैं, तो हर एक के अपने विचार होते हैं। आप उनको सुने, समझे और विनम्रता पूर्वक सबका निवारण करें। सबका अपना अपना रास्ता होता है, अपने अपने विचार होते हैं, है ना। और हमें अपने हिसाब से अपना काम करते रहना चाहिए। तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और और आप अच्छा करेंगे। तो आपका जब ये दूसरा साल पूरा होगा जी। तब हम और 2 स्टेप नहीं, हम देखेंगे कि हमारा किताब राइटिंग पब्लिकेशन 10 स्टेप आप है, और हमें अच्छा लगेगा। जी। हाँ, और आप लोगों का काम बहुत अच्छा है और इसी तरह आगे बढ़िए। मैंने जो हमारी बुक्स, जो हमारे राइटर्स हैं, जो हमारी बुक्स पढ़ते हैं, जी। उनसे भी मैंने किताब राइटिंग के बारे में वो बताया हुआ। तो इसी तरह ये कारवां आगे बढ़ेगा और हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। थैंक यू सो मच मैम, इट वॉज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। आपके सभी आंसर्स बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग थे हमारी ऑडियंस के लिए। सबने बहुत ज्यादा एंजॉय करा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग इंटरव्यू मैम। थैंक यू सो मच। ओके ओके।